हुकूमत ने कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश की है। सीआरपीएफ के अहलकार सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर गए। एमआईएम सदर रुकन पार्लियामेंट होने के बावजूद अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखते। कल उत्तर प्रदेश से वापसी के दौरान ओवैसी पर शरपसंदों ने कई राउंड फायरिंग की थी। असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले को दो मुलजमीन सचिन और शुभम के खिलाफ पिलखुआ पुलिस स्टेशन में इक़दाम कत्ल आईपीसी और CLA 7 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सचिन शर्मा का ताल्लुक बादलपुर गौतम बुद्ध नगर जिले से है और दूसरा मुलजिम शुभम नगर जिला सहारनपुर से ताल्लुक रखता है। उधर हमले की इत्तला पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर हैदराबाद से दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुल्क भर के मुसलमानों में बेचैनी भी देखी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लोकसभा में अपना बयान दिया। सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर एमआईएम ने बिहार के गवर्नर से मुलाकात की। एमआईएम के एमएलए व रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस कातिलाना हमले की न सिर्फ जांच की जाए बल्कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गवर्नर को मेमोरेंडम देकर एमआईएम ने कहा कि हिफाजती इंतजाम के मामले में यूपी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही है। गवर्नर साहब से मिलने के लिए गए थे। कल जो घटना घटी है यूपी में, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसी ताल्लुक से हम लोग कहने के लिए गए थे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इलेक्शन, और इलेक्शन लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन के मौके से, कैंपेन के मौके से अगर जानलेवा हमला हो रहा हो हमारे लीडर पर, तो इसके माने ये है कि सिर्फ हमारे लीडर पर हमला नहीं है बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, और यूपी की जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी देने में सक्षम क्यों नहीं साबित हो पाई? जिन लोगों ने कातिलाना हमला किया है ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, सबकी तहकीक होनी चाहिए। और हम लोग पूरे देश में शांतिपूर्वक तौर पर हम सरकार से मुतालबा करते हैं। भोपाल से खबर। भोपाल गांधीनगर थाना पुलिस ने 2014 से फरार सिमी के 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। सिमी कारकुन रकीब और बबलू की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खंडवा से की गई है। भोपाल एसीपी सचिन अतिलकर का कहना है कि 2014 में इन दोनों सिमी कारकुनों के जरिए जेल में धरना दिया गया था और बाद में इनकी जमानत हुई, लेकिन जमानत के बाद दोनों अदालत में होने वाली पेशी में हाजिर नहीं हो रहे थे और जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी के चलते अदालत के जरिए इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और अदालत के हुक्म पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। 2014 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जो जेल में अनशन को लेकर पंजीबद्ध किया गया था 2 आरोपियों के विरुद्ध। इस प्रकरण में आरोपियों की जमानत हो गई थी और जमानत के बाद जो प्रकरण की पेशियां थी उसमें कोर्ट द्वारा जो भी आदेशिकाएं जारी की जा रही थी उसमें आरोपी उपस्थित नहीं हो रहे थे। जमानत के शर्तों का जो उल्लंघन हुआ था उस पर पुनः न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और उसी वारंट के तहत ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अक़लियती फ़िरक़े की लड़कियों को
9वीं 10वीं और 11वीं जमात के लिए स्कॉलरशिप देने वाला मौलाना आजाद फाउंडेशन के बजट दस्तावेज में 1 लाख रुपए दिखाया गया है, जिसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या फाउंडेशन को बंद किया जा रहा है। पेश है खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। यह है मौलाना आजाद फाउंडेशन की इमारत। यहाँ से अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। पिछले साल फाउंडेशन का बजट 90 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार बजट दस्तावेज में फाउंडेशन का बजट सिर्फ 1 लाख रुपए दिखाया गया है, जिसके बाद से ही अक़लियती तंजीमों ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया है। बजट में कमी पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल उठाया और पूछा क्या फाउंडेशन को बंद किया जा रहा है। ओवरऑल तो स्कॉलरशिप के अंदर जो अलोकेट हुआ है फंड, उसमें ओवरऑल एक्चुअली कमी आई है, इंक्रीज़ कोई नहीं हुआ। मार्जिनली पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक में बढ़ाए हैं, बहुत मार्जिनली, लेकिन अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड में तो बहुत अच्छी तादाद में कम किया गया है। दूसरी तरफ ख़ास तौर से मदरसा एजुकेशन के अंदर जो अलोकेट है उसमें कमी आई है। और बहुत एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो इस दफ़ा आई है कि वो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का जो बजट पिछले दफ़ा 90 करोड़ था उसको कम करके 1 लाख कर दिया गया। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या ये एक तरीक़ा है फाउंडेशन ही को बंद करने, जो कि माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए और खुद स्कूल एजुकेशन के लिए भी फाउंडेशन जो पैसा अलॉट करता था, अगर वो इतना कम कर दिया गया तो उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी? फंक्शनिंग नहीं होगी तो क्या ये इनडायरेक्ट तरीक़ा है माइनॉरिटीज़ के जो भी स्कीम्स को बंद करने का, बैकडोर एंट्री का तरीक़ा है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ। इस पूरे मामले पर अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वजाहत की है कि फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है और फाउंडेशन के पास इत्मीनान बख्श बजट भी है। ताहम बजट दस्तावेज में टेक्निकल खराबी हुई है, फाउंडेशन बंद नहीं किया जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। बजट की उनके पास सफिशिएंट फंड है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी तय किया है कि जो लड़कियों की स्कॉलरशिप है, जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन लगभग 3 लाख के इर्द लड़कियों को स्कॉलरशिप देती है, वो मिनिस्ट्री अपने फ़ंड से उसको दे देगी। उसके अलावा मिनिस्ट्री के पास और भी फ़ंड हैं जो मौलाना आज़ाद की जो विभिन्न शिक्षा से जुड़ी हुई, रोज़गार से जुड़ी हुई और भी तमाम जो गतिविधियाँ हैं उसमें पूरी मदद करेगी। इसलिए मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप नहीं देख सकते। बजट डॉक्यूमेंट में 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख एक्चुअली क्या है, ये सिंबॉलिक है। इससे पहले भी तो लगातार होता रहा है। जब उनके पास अभी बजट में फ़ंड सफिशिएंट है और उसमें कुछ एरर भी हुई है, मुझे जानकारी आई है कि कुछ टेक्निकल एरर भी है, वो ठीक हो जाएगी। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को साल 2020-21 के बजट में 70 करोड़ का बजट दिया गया था। पिछले साल बजट 90 करोड़ रुपए था। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कर्नाटक के साहिली इलाकों में हिजाब पर हंगामा है और इस पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। यहाँ के कॉलेजों में बरसों से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आया करती हैं, लेकिन अब हिंदू तंजीमों के दबाव में आकर सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के मामलात पेश आ रहे हैं। बच्चों में नफरत के बीज आखिर क्यों बोए जा रहे हैं, ये सवाल शिद्दत के साथ उठ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का साहिली जिला उडुपी तालीम, तहजीब और सकाफत के लिहाज से पूरी रियासत में सरफहरिस्त है, लेकिन ये खूबसूरत जिला फिरका परस्ती की बुरी नजर का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पिछले चंद दिनों से हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है। बज़ाहिर हिंदू तंजीमों के दबाव में आकर सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के मामलात पेश आ रहे हैं। उडुपी जिले की कुंदापुर के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को कॉलेज के गेट पर ही रोका गया। यहाँ हिंदू तंजीमों ने हिजाब की मुखालफत में कॉलेज के तलबा और तालिबात में भगवा शॉल तकसीम किए थे। इसके बाद कॉलेज की इंतजामिया ने हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि बरसों से इस कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आ रही हैं। अब अचानक क्यों ये पाबंदी लगाई जा रही है? दूसरी जानिब हिंदू तंजीमों के नुमाइंदे कह रहे हैं कि कॉलेज कैंपस में कोई भी मजहबी लिबास नहीं होना चाहिए,
अगर हिजाब को इजाजत दी जाती है तो भगवा शॉल के लिए भी इजाजत होनी चाहिए। ನಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬೇಕು, ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹಿಜಾಬ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತಿದ್ರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಅಚಾನಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಜಾಬ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬೇಡ, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर अब्दुल जब्बार ने कहा कि इब्तिदा में ही ये मसला हल हो रहा था, लेकिन हिंदू तंजीमों के साथ चंद मुस्लिम तंजीमों की शरंगेजी की वजह से मामला सुलझने के बजाय उलझ चुका है। मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी ने कहा कि सियासी मफाद के लिए नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है। हिजाब जो उड़पी में हिजाब का मामला है, मैं खुद वहाँ पे 4 तारीख को गया था, जाके 6 तारीख को मैं वहाँ पे मीटिंग करके वहाँ के लोकल के जिम्मेदार हजरात को बुला के बात करके आया था। लेकिन वो चंद शरपसंद लोग जो हमारे भी कम्युनिटी में रहते हैं, उन लोगों की वजह से फैसला हो गया था, लेकिन फिर भी वो फिर टल गया है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तमाम मज़ाहिब के रहने वालों को यहाँ रहने का हक़ है और अपनी मजहबी शनाख्त वो रख सकते हैं, उसे उनको नहीं रोका जा सकता है। हमने देखा है कि मुस्लिम लड़कियाँ जो हमारे मुआशरे में इस्लाम में है कि अगर औरत बाहर निकले तो चेहरे को छुपाकर बाहर निकले, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़कियाँ बड़ी शौक़ से कॉलेज और स्कूल की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं के फॉलोवर्स बेटियों को पढ़ाने के लिए रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस जिद में हैं कि लड़कियां अपना हिजाब हटाएं जब स्कूल के अंदर जाएं, तो मैं उन स्कूल के जिम्मेदारान या जो तंजीमें इस पर जिद में अड़ी हुई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिजाब और तालीम से कोई मामला नहीं है। हिजाब पर पाबंदी का ये मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सियासत अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये रही है कि उडुपी की कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियां बरसों से बाहिजाब होकर तालीम हासिल करती आ रही हैं। कॉलेजों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी मजाहिब के तलबा दोस्त बनकर तालीम पाते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि नफरत, फरकावारियत की सियासत से तालीमी इदारों को दूर रखा जाए। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स की तकरीबात की शुरुआत हो चुकी है। उर्स में मुल्क बैरुल मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना के सबब रियासती हुकूमत की गाइडलाइन के चलते और नाइट कर्फ्यू की वजह से दरगाह शरीफ का दरवाज़ा 8 बजे बंद कर दिया जाता है, जिससे ज़ायरीन और अकीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रजा अकेडमी ने राजस्थान के वज़ीर आला, मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए रात की पाबंदी को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मुतालबा मंजूर न होने पर रजा अकेडमी ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का भी फैसला किया है। शरीफ में रात का कर्फ्यू नाफिज है और दरगाह शरीफ पर के अहाते में 8 बजे के बाद किसी का दाखिला नहीं हो सकता है, उनके दाखिले को ममनू करार दिया गया है। इस सिलसिले में आज हमने रजा एकेडमी की जानिब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्तार अब्बास नकवी, अशोक गहलोत और अजमेर शरीफ के डीएम को लेटर लिखा है कि जो पाबंदी मज़ार शरीफ पर, दरगाह शरीफ पर हाज़रीन के लिए लगाई गई है, उसको वो फौरी तौर पर ख़त्म करे, इसलिए कि यहाँ पर
बहुत से औलिया इकराम, उलमा इकराम, सूफिया इकराम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात उर्स के ज़माने में हाजिर होती हैं और वो ज़िक्र और अस्कार में मशगूल रहते हैं, इसलिए ये पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स जारी है। आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से चादर पेश की गई। इस चादर को दरगाह कमेटी के नायब सदर मनोवर खान लेकर अजमेर दरगाह पहुंचे और राजनाथ सिंह का पैगाम बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया गया। इसका विषय है महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स के बाबू आज़म। आज सबको मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबको गरीब नवाज के 810वें उर्स मुबारक के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि 810वां उर्स यहाँ प्रारंभ हो गया है और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो गरीब नवाज से निस्बत रखते हैं और मेरे माध्यम से जो हमेशा हर साल यहाँ चादर और अपने हकीकत के फूल भेजते हैं और सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आज हम यहाँ चादर लेकर आए और जो यहाँ के उनके जो वकील हैं सैयद मुनव्वर नियाजी चिश्ती साहब को हमने माननीय राजनाथ सिंह जी की चादर यहाँ सौंपी है और जैसे ही कोरोना गाइडलाइन की पालना होगी ये चादर पेश करेंगे। और हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है। सूफिया ने इस मुल्क में अपने आस्तारों से सुलह कुल की जो पैगाम दिया है उसकी मानवियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स में शिरकत के लिए जो अक़ीदतमंद मुल्क व बैरून मुल्क से सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त करने के लिए अजमेर पहुँच रहे हैं, वहीं बिला लिहाज कौम मिल्लत ख्वाजा के आस्ताने आलिया पर चादर पेश करने का भी सिलसिला जारी है। ये चादर जो यहाँ से जा रही है, ये चादर सभी के दुख दर्द को दूर करे और परमात्मा सभी की रक्षा करे, सभी की बीमारियाँ दूर हो जाएं, सारे संसार में खुशहाली आ जाए, बस यही मैं कामना करती हूँ। ओम शांति। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल से हर साल चादर जो है हम लोग अजमेर शरीफ भेजते हैं और हम दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस एवं आज कैंसर पीड़ित भी है, ये भी सब समाज से दूर हो जाए, लुप्त हो जाए, यही आशा करके मैं चादर यहाँ से भेज रहा हूँ और हमारी मनोकामना को पूरा करे, यही मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत खुशी और मसरत का मौका है कि आज जो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने जो पैगाम मोहब्बत और आपसी एकता और भाईचारे के बोए थे, सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से जो चादर भेजी गई है, जिस मकसद के ज़रिए हम भेज रहे हैं उस मकसद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों की तमाम जायज़ हाजतें और दुआएं कबूल फरमाए। पूरे विश्व में शांति बने रहे और ये कोरोना से इतनी तबाही मचे है, ये सब समाप्त होके एक शांतिपूर्ण वातावरण में जीने की मौका मिल जाए हमें। तो हर साल दिल्ली से जब भी चादर भेजने का मौका मिलता था दौड़ दौड़ के जाते थे। आज भोपाल आए हुए थे तो सौभाग्य से पता चला कि आज कार्यक्रम है ब्रह्म कुमारियों के ही स्थान में, तो पहले तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। और मसाजिद कमेटी के आइम्मा व मौज़नीन अहकाम जारी होने के बाद भी तनख्वाहों से महरूम है। आइम्मा व मौज़नीन को न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद माह अक्टूबर तनख्वाह जारी की गई थी। इसके बाद से मसाजिद कमेटी के आइम्मा मौज़नीन तनख्वाहों से महरूम हैं। कोरोना कहर में माह नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें अभी तक जारी नहीं की गई हैं। तनख्वाहें जारी नहीं किए जाने से जहां आइम्मा व मौज़नीन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, वहीं मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि तनख्वाहों के लिए अहकाम जारी हो चुके हैं। जैसे ही फंड ट्रेजरी में पहुंचेगा, आइम्मा व मौज़नीन की रुकी हुई तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। तकरीबन 10-11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पिछले अभी कुछ दिन पहले जो है अप्रैल मई जून की तनख्वाह दी गई थी दिसंबर में, उसके बाद से अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली है किसी इमाम मौज़िन को। मुश्किलात तो बहुत आ रही हैं अब, क्योंकि इमाम मौज़िन का सहारा तनख्वाहों से ही देता है और उस पर भी अगर वक्त पे तनख्वाह नहीं मिले
तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इमाम मौज़िन हजरात की तनख्वाह के लिए सैंक्शन लेटर हमारे पास आ चुका है। 1-2 दिन में ट्रेजरी से जैसे ही हमारे यहाँ रिलीज़ होता है पैसा, तो इंशाल्लाह 2 दिन में 3 दिन में इंशाल्लाह तनख्वाह इमाम मौज़िनों की जो 2-3 महीने की रुकी हुई है वो पहुँचा। मुरादाबाद डिवीजन के जिला अमरोहा में आज बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने जलसे आम से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आवाम से दोनों पार्टियों को आने वाले असेंबली इंतखाबात में सबक सिखाने की बात कही। जहां मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ों का दुश्मन बताया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाला बताया। और बुलेटिन के आखिर में आइए जानते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वेल्स ने प्राइस बढ़ने के साथ ही 9 बिलियन शीप खरीदे। इथर स्कैन से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 3 क्रिप्टो वॉलेट में शीप का इनफ्लो 9 बिलियन टोकन से ज्यादा देखा गया, जो एक बड़े पैमाने पर खरीद का संकेत दे रहा है। शिबा इनू पर इथेरियम वेल हमेशा से बुलिश रहा है। उनकी परचेज हिस्ट्री से यह साफ है कि बड़ी ETH होल्डिंग्स वाली ये वेल मीम कॉइन्स की सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन इथेरियम वेल्स ने हाल के दिनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंट मार्केट क्रैश में शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी को उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू के 70% से कम तक गिरते हुए देखा गया। इसके बावजूद ETH वेल्स मीम कॉइन्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक्स हैं। माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन की वसूली के लिए उसने शिबा इनू को बड़ी मात्रा में खरीदा है। मेटावर्स पर दलेर मेहंदी का कंसर्ट। कोरोना ने लंबे समय से ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लाइव बैठकर दलेर मेहंदी जैसे किसी परफॉर्मर का कंसर्ट देख सकें। शायद इस तरह के इवेंट्स के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइव कंसर्ट्स का फॉर्मेट बदलने लगा है। दलेर मेहंदी ने 26 जनवरी को देश के 73वें रिपब्लिक डे पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया। ऐसा करने वाले वे देश के पहले सिंगर बन गए हैं। जैसे फेसबुक कम्युनिटी स्पेस को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव मेटावर्स स्पेस हैं जो दुनिया भर के यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पार्टी नाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें दलेर ने अपने कुछ टॉप ट्रैक्स पर परफॉर्म किया। जैसे ही आप पार्टी नाइट में लॉग इन करते हैं, वो आपका एक अवतार क्रिएट करता है जो आपके जैसा दिखता है। वो अवतार जंप कर सकता है, यहां वहां घूम सकता है। तो कुल मिलाकर घर बैठे आप लाइव कंसर्ट में हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि दलेर की कंसर्ट के दौरान जैसे ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया, सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से और लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्रिप्टो सर्विसेज देने वाले बैंकों की संख्या 2022 में होगी दोगुनी। अमेरिकन बैंकर ने 2022 के लिए प्रिडिक्शंस का अपना हालिया रिसर्च और रीजनल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के 175 टॉप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर अपना सर्वे जारी किया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जैसे 44% बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इस साल के अंत तक अपने क्लाइंट्स को किसी तरह का क्रिप्टो सपोर्ट मुहैया कराना चाहते हैं। 2021 में इससे आधे ने यह सर्विस दी थी। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स में से 60% ने अनुमान जताया है कि उनके क्लाइंट्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स इस साल बढ़ाएंगे या इस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। 1/3 ऑफ वेल्थ मैनेजर्स ने यह कहा है कि वो इस साल अपने क्लाइंट्स का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।
Z Pay and